माया, काव्या, शिवानी, आरव, आर्यन इस वक्त आईसीयू के बाहर खड़े थे और नायरा आईसीयू के अंदर। एक बेंच पर रेखा जी सिर झुकाए नीचे देखते हुए बैठी थी और मीनाक्षी जी उनके बगल में। अंकिता जी भी अब वहां आ चुकी थी। वो भी आईसीयू के दरवाजे को एकटक देखे जा रही थी। तभी कुछ आवाज़ों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दो वार्ड बॉय, एक डॉक्टर, उनके साथ में वेदांत, रुद्र और साथ ही दो तीन और ऑफिसर्स किसी को स्ट्रेचर पर लेकर तेजी से ओटी की तरफ जा रहे थे। दूर से उन्हें देखते ही रेखा जी, अंकिता जी और मीनाक्षी जी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। ये वेदांत और रुद्र किसे ला रहे हैं? आरव बोल पड़ा। अब और कौन सा झटका बाकी है? आरव भी थोड़ा घबरा गया था, पर जैसे ही वो करीब आए उन्हें स्ट्रेचर पर लेटा वही आदमी नजर आया जिसने नायरा को आज आईसीयू तक पहुंचाया था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। उसे बहुत चोट भी आई थी। बाकी सब तो उसे देखकर हैरान हो गए, पर रेखा जी खुद को रोक नहीं पाई। वो उस स्ट्रेचर के पीछे जाने ही वाली थी, पर काव्या और शिवानी ने उन्हें पकड़ लिया। अंकिता जी और मीनाक्षी जी भी उन्हें रोकने लगी। छोड़ो, छोड़ो, मुझे मार डालूंगी इसे, मैं जान ले लूंगी इसकी, छोड़ो मुझे, वो चिल्लाने लगी। वो देखकर वेदांत और रुद्र वहीं रुक गए। रुद्र ने अपने ऑफिसर्स को आगे जाने का इशारा किया। वो लोग उसे लेकर वहां से चले गए, पर रेखा जी का गुस्सा उफान पर था। रेखा रुको, अंकिता जी ने उन्हें संभालने की कोशिश में बोली, पर उन्हें शांत ना होता देखकर रुद्र भागकर उनके पास आया। आंटी, आंटी प्लीज़ रुक जाइए। इसे यहाँ क्यों लाए हो? क्यों लाए हो तुम? आंटी, आप क्या चाहती है कि आपकी बेटी का गुनहगार इतनी आसान मौत मर जाए? ये सुनते ही वो एकदम से रुक गई। वो देखकर सबने उन्हें छोड़ दिया। नायरा के साथ आपका प्यार था, इसीलिए वो बच पाई, पर इसके जैसी बाकी लड़कियां वो नहीं बच पाई थी। इसने मार दिया उन्हें। रेखा जी की आंखों में आंसू आ गए। आंटी, उनकी भी माएँ होंगी जो आप ही की तरह अपनी बेटी के लिए रोई होंगी। क्या आप चाहती है इतने बड़े गुनाह की इसे इतनी आसान सज़ा मिले? रेखा जी को शांत करने के लिए रुद्र की बातें काफ़ी थी। इसे जीना होगा अपने गुनाहों की सज़ा पाने के लिए, पर यही क्यों? इसे यहाँ क्यों लाए? ये बस एक ज़रूरत है। इसकी कंडीशन ख़राब है। इस जगह सिटी के बेस्ट डॉक्टर्स हैं। मैं नहीं चाहता कि ये मर जाए, और वो भी इतनी आसानी से। रुद्र ने कहा, आप बैठिए, हम सब हैं ना यहाँ। हम नायरा को अब कुछ नहीं होने देंगे। उसने रेखा जी को वापस बैठा दिया। लड़कियां रेखा जी और अंकिता जी को संभालने में लग गई, पर वेदांत इस वक्त आईसीयू के दरवाजे पर बनी छोटी सी खिड़की से अंदर झांक रहा था। नायरा की हालत देखकर उसका दिल टूट रहा था। नायरा कैसी है? उसने तुरंत पास खड़े आरव से पूछा। रुद्र और आर्यन भी उनके पास आए। उसकी कंडीशन स्टेबल है, पर बहुत ध्यान देना होगा, इसीलिए मैं यही रहूँगा। वॉट यू मीन बाय मी? हम सब यही रहेंगे जब तक उसे होश नहीं आ जाता। आरव की बात पर आर्यन बोला, हम भी। शिवानी भी बोल पड़ी। माया और काव्या ने भी हामी भरी। माया, टीना और अर्जुन वो ठीक है ना? रुद्र ने माया से पूछा। एसपी सर, डॉक्टर ने कहा आपके ऑफिसर्स बहुत स्ट्रांग हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, थैंक गॉड। वो सुनकर रुद्र ने राहत की सांस ली। पर उस कमीने को क्या हुआ? कहीं तुम दोनों ने? आरव ने पूछा। हमने कुछ नहीं किया है, ये हमें इसी हालत में मिला। डॉक्टर की रिपोर्ट्स आने पर सच पता चल ही जाएगा, रुद्र ने उन्हें बताया, जिससे सब हैरान थे। पर तभी वेदांत रेखा जी के पास आया। आंटी, आप ठीक तो है ना? उसने उनसे पूछा, पर रेखा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो समझ सकता था, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था, पर वो इस बार सीधा उनके पैरों के पास बैठ गया। आंटी, आप ठीक है? वो देखकर रेखा जी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। उसके आंसू देखकर उनका दिल कैसे ना पिघलता। आखिर वो भी एक माँ थी। नहीं, ठीक नहीं हूँ, नाराज़ हूँ, मैं नायरा से बहुत नाराज़ हूँ। वो रोते हुए बोली, ये लड़की हमेशा ऐसा करती है, वो हमेशा कुछ ऐसा कर देती है। वो रोते हुए बोली, बहुत नाराज़ हूँ उससे। देखना, एक दिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी ना, उस दिन ये नाराज़गी जताऊंगी, उसे ऐसे फटकार लगाऊंगी कि फिर से मुझे परेशान नहीं करेगी। उनकी बातें सुनकर सबकी आंखें भर आई। आंटी, क्यों क्यों हम सबको पहले ही नहीं बता दिया आपने? ये सब नायरा ने क्यों छुपाया? इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई हमसे? वेदांत ने पूछा। क्योंकि वो खुद इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी।
सब उनके पास आ गए। उस हादसे के बाद नायरा कई दिन तो होश में ही नहीं आई। इस सब का बहुत गहरा सदमा लगा था उसे। जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ की डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरे कहने पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने घर में ही नायरा का इलाज करवाया, पर जब उसे होश आया तो वो सांस ही नहीं ले पा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे हार्ट अरेथमिया हो गया है और उसी की वजह से अस्थमा भी, जिस वजह से उसकी यादें ट्रिगर कर रही थी। सब गौर से सुन रहे थे, इसीलिए मैंने वो जगह छोड़ दी। नायरा को लेकर वहाँ से निकल गई। वो ये सब रोते हुए बोल रही थी। पर सच कहूँ, असल वजह तो कोई और ही थी। दुनिया, लोग क्या कहेंगे, इस डर से मैंने वो जगह, वो घर छोड़ दिया। पर सच ये भी था कि मैं नहीं चाहती थी कि नायरा को कोई बुरी नज़र से देखे। नहीं चाहती थी कि वो उस जगह को फिर से देखे जहाँ उसके साथ है। उनका गला भारी हो गया और उन चारों के लिए अपने आंसू काबू करना भी मुश्किल हो गया। सोचो, जिस जगह बचपन से लेकर जवानी तक वो खेल कूद कर बड़ी हुई, उसी जगह से उसकी इतनी भयानक याद जुड़ गई थी, तो क्या वो उस जगह रह पाती? अंकिता जी ने आगे बताया, क्योंकि रेखा जी बोल नहीं पा रही थी। आपने इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया? रुद्र ने पूछा। क्योंकि नायरा नहीं चाहती थी। ये सुनकर तो सब हैरान हो गए। जैसे ही वो थोड़ी स्टेबल हुई और उसने होश संभाला, सबसे पहली बात उसने जो कही वो क्या थी पता है? 4 साल पहले नायरा इस वक्त एक अंधेरे कमरे में थी। उसके घाव हल्के हल्के भरे हुए थे, पर उसे अभी अभी होश आया था, जिस वजह से पास बैठे रेखा जी और अंकिता जी दोनों बहुत खुश हुए थे। मम्मा, उन सबको इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नायरा के मुंह से पहले ये शब्द सुनते ही वो दोनों हैरान हो गई। अभी इस बारे में बात करने का सही वक्त नहीं है बेटा, रेखा जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जिस पर पट्टियां बंधी थी। मम्मा प्लीज़, वो एकदम धीमी आवाज़ में बोली। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। रेखा जी मना नहीं कर पाई। मेरा फ़ोन। उसने जैसे ही ये कहा, अंकिता जी ने जल्दी से एक ड्रॉवर से उसका फ़ोन निकालकर उसे दे दिया। ये लो बेटा, उन चारों के ना जाने कितने मैसेजेस और फ़ोन आए हैं तुम्हें। भले ही उन्हें ये सब मत बताओ, पर उनसे एक बार बात कर लो। वो उसे उसका फ़ोन थमाते हुए बोली, पर नायरा ने उसके अंदर से सिम निकालकर एक झटके में तोड़ दिया। नायरा, वो दोनों चिल्ला पड़ी, पर तभी नायरा ने अपना फ़ोन भी दूर फेंक दिया। वो फ़ोन दीवार से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। नायरा, ये क्या किया बेटा? मम्मा, मुझे किसी ऐसी जगह ले चलिए जहाँ वो मुझे कभी ना ढूंढ पाए। नायरा ने आंखों में आंसू लिए कहा। लेकिन नायरा, रेखा जी उससे कुछ कहती, तभी अंकिता जी ने उन्हें रोक लिया और बोली, चलते हैं मेरे बच्चा, इंदौर चलते हैं रेखा। पर माँ, चलो रेखा। अंकिता जी की बात उन्हें माननी ही पड़ी। वर्तमान समय उसकी माँ होकर भी मैं समझ नहीं पा रही थी कि उस वक्त मेरी बेटी के मन में क्या चल रहा था, पर उसके खिलाफ जाकर कुछ नहीं करना चाहती थी और हम इंदौर चले गए। रेखा जी ने कहा, पर वहाँ जाने के बाद उसकी हालत और ख़राब होने लगी थी। मैं उसे ऐसी हालत में नहीं देख पा रही थी, इसीलिए उसे लेकर फिर से शिमला चली गई। वो हमेशा से शिमला जाना चाहती थी, तुम सबके साथ। वो सुनकर सबके आंसू गिर पड़े। वहाँ आकर भी उसे ठीक होने में एक लंबा अरसा लग गया। अभी अभी तो उसने खुद को संभाला था। अभी तो तुम सबके पास आई। जैसे ही पता चला कि तुम सब यहाँ आने वाले हो, वो यहाँ आई तुमसे मिलने। वो खुद आई थी यहाँ ताकि तुम्हारा साथ मिल सके उसे। वेदांत ने अपने आंसू काबू किए ही थे कि रेखा जी उसकी ओर देखकर बोली, तुमने उसे खुद से दूर करके ठीक नहीं किया वेदांत, बिल्कुल ठीक नहीं किया। मुझे माफ़ कर दीजिए। वो फिर से रो पड़ा। शिमला जाने के बाद ही हमें पता चला कि वो माँ बनने वाली है, पर जो खुद मुश्किल से जी रही हो, उसका बच्चा कैसे जी पाता? उसका मिसकैरेज हो गया। रेखा जी फिर से रो पड़ी। अपने बुरे वक्त में तुम सबसे दूर रहकर भी उसने हर पल तुम सबका ही इंतज़ार किया है। हम तो मजबूर थे, पर काश कि तुम लोग उसे 4 साल पहले ही ढूंढ लेते। रेखा जी की बात ने सबको रुला दिया। उसे हमेशा लगता था कि तुम उसे कभी नहीं अपनाओगे, और तुमने वही किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। वेदांत नीचे गिरकर रोने लगा। उसे ऐसे रोते देखकर बाकी तीनों दोस्त उसके पास आ गए और उससे लिपट गए। वो चारों खुद टूट कर भी एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे,
और उन्हें देखकर काव्या, माया, शिवानी को आज पता चल रहा था कि उनकी दोस्ती इतनी खास कैसे है। आज तक उन्होंने ऐसी दोस्ती कभी नहीं देखी थी। मन में एक जलन तो थी, पर बस नायरा का दुख का ही नहीं, उनके दुख का भी वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी। सुबह हो चुकी थी और सूरज की किरणों ने शिमला की बर्फ़ को चमकाना शुरू कर दिया था। पहाड़ों पर बने एक हेलीपैड पर एक चॉपर लैंड हुआ। उसके लैंड होते ही दो गार्ड्स भागकर आए और उन्होंने दरवाज़ा खोला। अंदर से वेदांत बाहर आया और सीधा हेलीपैड से थोड़ी दूरी पर खड़ी एक आलीशान गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी निकाली और शिमला की पहाड़ियों पर बने खूबसूरत रास्तों से होते हुए वो आगे बढ़ने लगे। पर पिछली सीट पर बैठे वेदांत को वहाँ की खूबसूरती आज भी मानो चुभ सी रही थी। उसने गाड़ी का कांच खोला और बाहर देखने लगा ताकि अपने आंसुओं को छुपा पाए, पर फिर भी उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। इसीलिए उसने अपना गॉगल पहन लिया और सिर झुकाकर बैठा रहा। उसे पता तक नहीं चला कि उसकी गाड़ी कुछ देर बाद रुक गई थी। सर, हम पहुंच गए हैं, ड्राइवर के बगल में बैठे मैनेजर ने कहा, पर उसे सुनाई ही नहीं दिया। सर, मैनेजर ने फिर से पुकारा। तब वो होश में आया। मैनेजर ने जल्दी से उसके लिए दरवाज़ा खोला और वो बाहर आया। प्रॉपर्टी के ऑनर से मैंने पहले ही बात कर ली थी। आप जितनी देर चाहें यहाँ तक रुक सकते हैं। वो अंदर ही है, आपकी हर तरह से हेल्प करेंगी। मैनेजर ने कहा, करेंगी? यस सर, लैंडलॉर्ड एक औरत है, मैनेजर ने बताया। वेदांत आगे बढ़ा, पर मैनेजर को अपने पीछे आता देखकर उसने तुरंत कहा, तुम यहीं रुको। उसकी बात मानकर मैनेजर वहीं रुक गया और वेदांत आगे बढ़ा। वो जैसे ही सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया, सामने एक सुंदर सा घर था जिसके ग्राउंड फ्लोर पर एक तरफ एक छोटा सा कैफ़े था। वहाँ थोड़े बहुत कस्टमर्स थे जिन्हें दो लड़कियाँ सर्व कर रही थी, पर सामने उसे एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी नजर आई। उसे देखते ही वो उसके पास आई। आइए सर, पर वेदांत ने उसे पहचाना ही नहीं। मैं यहाँ की ऑनर हूँ, ये मेरा कैफ़े है, मैं भी यहाँ पीछे रहती हूँ, उन्होंने कहा। पर उनकी बात करने के तरीके से समझ आ गया कि वो एक बहुत ही खुशनुमा औरत थी। आइए, वो उसे लेकर आगे बढ़ी और घर के ठीक सामने वाले हिस्से में ले गई। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज भी यहाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा वो छोड़कर गए थे। उसने जैसे ही ये कहा, वेदांत एकदम से रुक गया। इतने सालों तक दरअसल उन्हें ये घर देने के बाद मन ही नहीं हुआ किसी और को देने का। नायरा ने जाने से पहले कहा था मुझसे कि वो इस जगह को कभी नहीं भूलेगी। लगता है जैसे इस जगह को अभी भी उसका इंतज़ार है। वो सुनते ही वेदांत ने उनसे कहा, गाड़ी के पास मेरा मैनेजर खड़ा है, उनसे ब्लैंक चेक ले लो। ब्लैंक चेक? वो औरत हैरान हो गई। आज से ये प्रॉपर्टी मेरी है, मुझे चाहिए। लेकिन सर, ये नायरा मेरी होने वाली बीवी है। वेदांत ने जैसे ही ये कहा, वो औरत हैरान हो गई। क्या? ये गिफ्ट है मेरी तरफ से उसके लिए। ये सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी छा गई, मानो उसे पैसों की ज़रूरत हो और पैसे खुद चलकर उसके पास आए हो। शुक्रिया शुक्रिया सर, नायरा यहीं रहती थी, आप देख लीजिए। इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से बाहर वेदांत के मैनेजर की तरफ चेक लेने भागी। ये देखकर वेदांत घर की तरफ मुड़ गया, पर तभी वो औरत एकदम से पलटी और बोली, सर। वेदांत ने तुरंत पलटकर देखा। वो लड़की बहुत मुश्किल समय से गुजरी है, उसे हमेशा खुश रखना। उनकी आंखों में नायरा के लिए चिंता देखकर वेदांत ने तुरंत कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हुआ था। उसके हर दुख, हर तकलीफ के बारे में जानना है मुझे। उसकी आंखों में पानी जमा होता देखकर वो औरत उसके पास आई। क्या आप उसके बारे में सब जानता हूँ, प्यार करता हूँ उससे। वो सुनते ही उस औरत की आंखें बड़ी हो गई, पर तुरंत ही वो मुस्कुरा पड़ी और बोली, आइए मेरे साथ। वो उसे लेकर आगे आई। वेदांत ने दरवाज़ा खोला तो घर के अंदर भी हल्का सा कोहरा जमा हुआ था। हॉल छोटा सा था पर सुंदर था। उसने अंदर कदम रखा तो मकान मालकिन भी उसके पीछे ही थी। नायरा का कमरा उस तरफ था। उसने जैसे ही कहा, वेदांत उस ओर मुड़ गया। उसने दरवाज़ा खोला तो वो कमरा बाकी घर से बहुत अलग था। अंदर रोशनी नहीं थी और ना ही ज़्यादा सामान,
बस एक अलमारी, बेड, टेबल और एक साइड बाथरूम। वेदांत अंदर आया तो सबसे पहले उसकी नज़र दीवार पर लगे एक बड़े से आईने पर गई जो टूटा हुआ था। 4 साल पहले नायरा उसी आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने खुद को आईने में देखा तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। आंखों के नीचे काले घेरे थे और होंठ फटे हुए। उसने इस वक्त बस नाइटी पहनी थी, जिस वजह से उसकी गर्दन पर बने दांतों के निशान नजर आ रहे थे। बदन की खरोंचें दिख रही थी। उन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू गिर पड़े। वो बुरी तरह से रोने लगी, पर उसे गुस्सा भी आने लगा। गुस्से में उसने पास रखी कुर्सी को उठाकर सीधा उस आईने पर दे मारा, जिससे वो टुकड़े टुकड़े हो गया। तेज आवाज़ सुनकर रेखा जी और अंकिता जी मकान मालकिन भागकर आई तो उसे हाथ में कुर्सी लिए आईना तोड़ते देखकर हैरान रह गई। रेखा जी ने जल्दी से आकर नायरा को संभाला और उसके हाथ से उस कुर्सी को फेंक दिया, और नायरा रोते हुए उनके गले लग गई। अब मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी मम्मा, कैसे जाऊंगी? मैंने सब खो दिया, सब छीन लिया उस राक्षस ने मुझसे। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, जिसे सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। उसे टूटे आईने में अपने अक्स को देखते वक्त वेदांत की आंखों में ये सब जानकर आंसू आ गए थे, पर उसने खुद को संभाल कमरे में मौजूद खिड़की को खोल दिया, जिससे रोशनी कमरे में अंदर दाखिल हो गई। जब तक वो यहाँ थी इस कमरे में कभी रोशनी नहीं दिखी। इतना कहकर मकान मालकिन उसे बाहर ले आई। उन्होंने उसे बाहर बालकनी में मौजूद एक जगह दिखाई, जहाँ एक झूला था जिसका मुंह उसी तरफ था जहाँ से आने का रास्ता था। अभी अभी वेदांत उसी रास्ते से वहाँ आया था। इसी झूले पर नायरा घंटों बैठी रहती थी, सामने मौजूद रास्ते की ओर नजरें लगाए। पता नहीं किसका इंतज़ार था उसे। दिन रात वो बस यहीं बैठी रहती थी, क्योंकि जब जब सोने जाती उसकी बुरी यादें उस पर हावी हो जाती थी। रात रात भर जैन का डर उसे सोने नहीं दे रहा था। पैनिक अटैक से खुद को सेफ रखने के लिए उसे यही जगह सही लगती थी। ऐसे ही एक दिन नायरा इसी झूले पर बैठी रास्ते को तक रही थी, और तभी अचानक से बेहोश होकर झूले से नीचे गिर गई। खुशकिस्मती से मकान मालकिन उसी वक्त वहां आ रही थी और उन्होंने उसे ज़मीन पर गिरा देख लिया था। उन्होंने जल्दी से रेखा जी और अंकिता जी को बुलाया। वो उसे किसी तरह अपने कमरे में ले गई और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब नायरा को चेक किया तो उन्हें बताया कि नायरा माँ बनने वाली है। उस वक्त वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। यह सुनकर सारा परिवार टूट गया, पर यहाँ भी हिम्मत दिखाते हुए नायरा ने फैसला ले लिया कि वो इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएगी, क्योंकि इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी। रेखा जी और अंकिता जी इस बात से ज़रा भी सहमत नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अगली सुबह वो उसे अच्छे से समझाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें साफ बता दिया था कि ऐसी मेंटल और फिजिकल कंडीशन में उसका बेबी डिलीवर करना उसकी मौत का कारण भी बन सकता है। पर अगली सुबह जब वो दोनों माँ बेटी नायरा के पास गई, उन्होंने नायरा को खून से सने बेड में पाया। उस वक्त भी लैंड ओनर ने उनकी बहुत मदद की। जब नायरा की आंखें हॉस्पिटल में खुली तो उसका बच्चा जा चुका था। यह सुनने के बाद उसे अरेथमिया का ऐसा अटैक आया कि अगले 3 दिन वो होश में ही नहीं आई। पर जब होश में आई तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा और ना ही अपने बच्चे के लिए रोई। उसकी जुबान से बस एक शब्द सुनने के लिए रेखा जी और अंकिता जी तरस गई थी। आखिर में उसकी बिगड़ती हालत को देखकर उन्हें एक फैसला लेना पड़ा। वर्तमान समय वेदांत का हाथ इस वक्त उसी झूले को छू रहा था और उसके हाथ पर उसी के आंसू गिर रहे थे। जब वो वापस लौटी तब भी यहीं बैठकर इंतज़ार करती रहती थी। पता नहीं उसे किसका इंतज़ार था। जब तक वो यहाँ से चली नहीं गई उसने बस इंतज़ार ही किया, पर अब पता चला शायद उसे तुम्हारा इंतज़ार था। उन्होंने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा। यहाँ से जाते वक्त उसने मुझसे कहा कि वो इस जगह को कभी नहीं भूल पाएगी और यहाँ लौटकर ज़रूर आएगी। मैं उस वक्त समझ नहीं पाई
कि वो ऐसी जगह वापस क्यों लौटना चाहती है जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी का इतना बुरा वक्त काटा, अपने बच्चे को खोया। मैंने काफ़ी सोचा पर आज तक इसका जवाब नहीं पता चला। वो सुनकर वेदांत आंखों में आंसू लिए हल्का सा मुस्कुराकर बोला, बहुत अच्छे से जानता हूँ उसे। वो एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की है। शायद उसे उम्मीद थी कि एक समय ऐसा आएगा जब वो अपनी ज़िंदगी का ये दुख भूल जाएगी और वापस से खुशहाल हो जाएगी। वो यहाँ आकर साबित करना चाहती है कि वो अपने दुख को इस कदर भूल चुकी है कि इस जगह से भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये नामुमकिन है, हम इसे मुमकिन करके दिखाएंगे। मैं अकेला नहीं हूँ जो उसके इस गम का हिस्सा है। उसके गम में उसके सारे दोस्तों का हिस्सा है। दोस्त वही दोस्त है जिनका इंतज़ार उसने यहाँ बैठकर किया है। आने में देर हो गई पर अब हम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, वेदांत ने कहा। वो उसके पास आया और बोला, मेरी नायरा और उसकी फैमिली का साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, वो एक बहुत भली बच्ची है। मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैं तो हमेशा यही चाहूँगी कि कभी किसी लड़की को उस दर्द से गुजरना ना पड़े जिससे नायरा गुजरी है। उसकी आत्मा पर लगे घाव भरने के लिए शायद भगवान ने तुम्हें भेजा है। तभी तो ये सब जानने के बाद भी तुम यहाँ खड़ी हो और उसे अपना कह रहे हो। उनकी बात में सच्चाई तो थी। दूसरी तरफ नायरा को अब तक होश नहीं आया था, पर रुद्र ने रेखा जी और अंकिता जी को किसी तरह समझा बुझाकर घर भेज दिया था। उन्होंने मीनाक्षी जी और लड़कियों को भी बड़ी मुश्किल से वहाँ से भेज दिया। वो नहीं चाहते थे कि नायरा की चिंता में उन सबकी तबीयत भी बिगड़े। आरव, आर्यन और रुद्र तीनों सब कुछ छोड़ छाड़ कर आईसीयू के बाहर उसके होश में आने के इंतज़ार में बैठे थे। तभी एक ऑफिसर रुद्र के पास आया। सर, उसे देखते ही रुद्र उठकर खड़ा हो गया। वो उसे आर्यन और आरव से दूर लेकर गया। सर, उसे होश आया था। ये सुनते ही रुद्र की आंखें बड़ी हो गई। इसी वक्त अपनी टीम से और बैकअप मंगवाओ। उनसे कहो कि एक टीम हॉस्पिटल की एंट्रेंस पर और एक पिछली साइड पहरा दे। 2 टीम्स को हॉस्पिटल में सिविल ड्रेस में कंटिन्यू राउंड्स लगाने के लिए कहो और तुम खुद अपनी टीम के साथ उसके वार्ड के बाहर ही रहना। सर, उसकी इंटेरोगेशन का क्या? जैसे ही पूरी तरह होश में आ जाए घसीटते हुए खुद उसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। ओके सर। वो पुलिस ऑफिसर उसके ऑर्डर्स पर अमल करने वहां से चला गया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।